हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन असेंबली लैंग्वेज। जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे प्रीवियस जो माइक्रो प्रोसेसर सीरीज के ऊपर हमारे लेक्चर हैं उनको आप आई बटन पर क्लिक करके एक बार देख लें ताकि आपको ये लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी प्रीवियस जो सीरीज हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी हर एक लेक्चर्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे कि असेंबली लैंग्वेज जनरली है क्या। इसमें ध्यान रखें कि जब भी कोई डिजाइनर होता है और माइक्रो प्रोसेसर चिप डिजाइन करते हैं, जो जनरली डिजाइनर होते हैं, तो जिस टाइम वो डिजाइन करते हैं उसी टाइम कुछ बेसिक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके क्रिएट किए जाते हैं हर एक चिप के लिए इंडिविजुअली। जैसे 8085 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स प्री डिफाइंड होंगे, उसी तरीके से आपके 8086 हो गए या अलग अलग जो भी माइक्रो प्रोसेसर है सबके लिए इंस्ट्रक्शन सेट्स जिस टाइम प्रोसेसर आपका डिजाइन किया जाता है उसी टाइम क्रिएट किए जाते हैं। और इसमें याद रखें कि जब हर एक इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से नंबर्ड किया जाता है, यानी कि नंबरिंग की जाती है कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है आपका, कौन सा इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है आपका उनको डिकोड कर सके। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम मैंने आपको बताया था जब हमने आर्किटेक्चर, माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या होता है, तो आप उस लेक्चर को एक बार ध्यान से समझ लें। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर जनरली आपके उन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड कर सके और जो प्रॉपर सर्किट्स है उनको एनर्जाइज कर सके ताकि जो फंक्शंस हम कराना चाहते हैं उस इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को हम मशीन कोड कहते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कह लें, मशीन कोड क्या है जनरली आपके मशीन कोड। मशीन कोड भी एक हमारा टॉपिक है, तो मशीन कोड के बारे में समझ लें आपकी मशीन कोड क्या है। मशीन कोड इज द इंस्ट्रक्शन सेट दैट मशीन अंडरस्टैंड। मशीन कोड इंस्ट्रक्शन सेट है जिनको मशीन समझती है, सिंपल इज दैट। सो मशीन कोड ही अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसको जो सीपीयू है कंप्यूटर का वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन कोड्स को ही सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन कोड क्या होते हैं? सिंपली सीरीज ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, एक नंबर्स होते हैं सीरीज में जिनको कंप्यूटर जो है इंटरप्रेट करता है ताकि वो कुछ भी यूजफुल कर सके। ठीक है, या कोई भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके, कुछ भी मतलब यूजफुल कर सके। अब एज ए ह्यूमन हम जनरली, आपको पता है, हम वर्ड समझ सकते हैं। सो मशीन कोड को हमें इंग्लिश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मशीन कोड्स को हमें इंग्लिश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए एक मुंह था, तो ये तो हम समझ सकते हैं एज ए ह्यूमन, लेकिन कंप्यूटर इसका मशीन कोड्स ही समझ सकता है, यानी कि सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे कुछ जिनको मशीन कोड समझ सकता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट अगर टेक्स्ट फॉर्म में आपके, ठीक है, आप ये समझ लें, मैंने बताया अगर इंस्ट्रक्शन सेट आपके टेक्स्ट फॉर्म में है तो इसको मैं कहता हूं असेंबली लैंग्वेज। समझ में आई है ये आपको बात कि इंस्ट्रक्शन सेट्स एक जो होते हैं मशीन कोड्स थे जिनको आपके सीपीयू समझ रहा था, और इंस्ट्रक्शन सेट्स जिनको हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं उनको असेंबली लैंग्वेज कहता हूं। तो होप कि असेंबली लैंग्वेज का जो एक ये कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक निमोनिक रिप्रेजेंटेशन है आपका मशीन कोड्स का। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें कि असेंबली लैंग्वेज जो है निमोनिक रिप्रेजेंटेशन है मशीन कोड्स का। और मशीन कोड क्या है? एज अ सीरीज ऑफ नंबर है। मैंने बताया कि सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं और उनको एज ए ह्यूमन हर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए एज अ सीरीज ऑफ नंबर याद रखना हमारे लिए काफी मुश्किल काम है, और आप कह सकते हैं एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। लेकिन अगर हम, इसीलिए हमने डिजाइन की है असेंबली लैंग्वेज, ताकि हम अगर याद रख लें आपके इन सिंपल इंस्ट्रक्शन को, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में, और मशीन उनको अंडरस्टैंड भी कर सके। यानी कि हम कमांड दे मूव तो ये कंप्यूटर को पता लगे कि उसको पर्टिकुलर डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो जनरली आप कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में, अगर जैसे सी प्लस प्लस वगैरह के लैंग्वेज में अगर कंपेयर करें तो ये काफी सिंपल होती है और रियलिस्टिक होती है। और इसी में ये भी बात ध्यान रखें कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के बीच में और
मशीन कोड्स के बीच में डायरेक्टली आप कह सकते हैं 1-to-1 कोरिलेशन होता है, यानी कि आप जैसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये कुछ जनरल आइडियाज था असेंबली लैंग्वेज के बारे में कि जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है असेंबली लैंग्वेज का ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब इसको बेसिकली समझेंगे क्यों हम असेंबली लैंग्वेज, एक क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि क्यों समझे हम। तो जनरली अगर आपने सपोज कीजिए असेंबली लैंग्वेज समझ ली है तो आपको जो इंटरनल आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का वो भी आपको समझ में आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप आर्किटेक्चर के बारे में जान पाएंगे। और उसी के साथ साथ जो भी यूटिलिटीज है कंप्यूटर की, यानी कि आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट कैसे करना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे अगर आपको असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये कुछ जनरली रीजंस थे जिसके लिए असेंबली लैंग्वेज को सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वास्ट चैप्टर है, वास्ट इसमें काफी चीजें आती हैं तो उसके ऊपर एक अलग से सिलेक्टेड सीरीज भी बन सकती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, कि जब भी असेंबली लैंग्वेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, अब कोई भी असेंबली लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की फॉर्म में होगी तो क्या कुछ डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से टूल्स हैं, जनरली ये कह सकते हैं आप कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं इसके डेवलपमेंट में। तो उसमें जनरली आपके जो कुछ टूल्स हैं उनमें आप ध्यान रख लें, इनकी कई बार फंक्शनिंग भी आ जाती है एग्जाम में, इसीलिए मैं इन सबको डिस्कस कर रहा हूं कि डायरेक्टली आपसे फंक्शनिंग पूछ ली जाती है कि असेंबलर का काम क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट टिक करना होगा, डीबगर, इम्यूलेटर, लोडर, लिंकर, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो होता जनरली क्या क्या है, असेंबलर है, लिंकर है, लोडर है, डीबगर है और इम्यूलेटर है। ये कुछ डेवलपमेंट टूल्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इनमें से जो टूल्स है इसके बारे में बता दूं कि इनमें से जो कुछ टूल्स हैं, कुछ जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए हैं, जो कुछ टूल्स हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और कुछ जो टूल्स हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हैं, और लास्ट में कुछ और जो टूल हैं वो टेस्टिंग के लिए हैं। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमने कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप कर दिया है जैसे, तो उसमें कोई एरर है या नहीं है, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने जिनको पता हो C++ या जावा वगैरह ये हाई लेवल लैंग्वेजेस अगर आपने की होंगी, आई एम श्योर आपने सभी ने की होंगी, तो उसमें आप देखते हैं कि लास्ट में जब हम प्रोग्राम क्रिएट कर चुके होते हैं तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि अगर इन केस कुछ एरर है या नहीं है, तो बेसिकली टेस्टिंग करते हैं हम उसकी। तो इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट होता है आपका असेंबली लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं। तो जनरली 3 टूल होगा, प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए और प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए। तो वो टूल्स इन्हीं में से हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जनरली स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी असेंबली लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं और फ्लो चार्ट्स के माध्यम से भी आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, हमने सोर्स कोड, सबसे पहले हमें सोर्स कोड को स्पेसिफाई करना पड़ेगा असेंबली लैंग्वेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आता है हमें कि हमें क्रिएट करने हैं ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड जब क्रिएट हो जाएंगे तो हमें लिंक करना है प्रोग्राम को। लिंक क्यों करते हैं हम प्रोग्राम को, ताकि हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड्स डेवलप कर सकें। उसके बाद में फाइनल जो हमारा स्टेप होगा वो होगा टेस्ट एंड डीबगिंग का। तो ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले होता क्या है जब भी हम डेवलप करना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को, तो कुछ स्टेप्स किस तरीके से होते हैं कि सबसे पहले हमें डिफाइन करनी है प्रॉब्लम को, यानी कि हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या हम कराना चाहते हैं प्रोग्राम से। उसके बाद हम आ जाता है हमारा एडिटर प्रोग्राम, यानी कि जो एडिटर प्रोग्राम है हमारा, इसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं सोर्स फाइल्स को। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्रिएट करेंगे, सोर्स फाइल्स को आपकी क्रिएट करेंगे, और उनका एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बताया फिर बता रहा हूँ, .asm होगा। ये आपका कई बार क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं।
उसके बाद हमारा काम क्या होता है असेंबलर प्रोग्राम में कि ये जो हमारी सोर्स फाइल है .sm फाइल है इन सबको असेंबल करना, इन सोर्स कोड्स को असेंबल करना, सोर्स फाइल को हमारी असेंबल करना। थर्ड स्टेप जो है, और यहाँ से हाँ ध्यान रख लें एक बार कि जो असेंबलर प्रोग्राम है इसमें जो फाइल एक्सटेंशन आएगा वो होता है .lst और .obj लिस्ट फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल भी इनको बोलते हैं। उसके बाद आता है लिंकर प्रोग्राम। लिंकर प्रोग्राम में जनरली होता क्या है, अब अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आपके सेवरल मॉड्यूल्स हैं, तो हम यूज करते हैं लिंकर का कि ताकि उन सभी मॉड्यूल्स को ज्वाइन करके एक लार्ज ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बना सकें। ये आपको समझ लेना चाहिए। तो जनरली लिंकर का काम क्या है कि जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं या और अलग मॉड्यूल्स हैं उन सबको एक लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल में ये क्रिएट करना। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन इसका आता है सो लिंकर फाइल का, वो आप ध्यान रख लें, वो होती है उसकी .exe फाइल। ये आप ध्यान रख लें, और ये .exe फाइल आपकी क्रिएट करता है। लिंकर के बाद हम जाते हैं जनरली लोकेटर के ऊपर। लोकेटर में जनरली होगा क्या, आपका लोकेटर आपका लोकेट करता है प्रोग्राम को किस तरीके से कि किस मेमोरी लोकेशन पर पर्टिकुलर लोकेशन पर या रखना है। ये आप जनरली आप समझ लें कि ये जनरली लोकेट करेगा आपके जो कोड्स वगैरह हैं। तो इसके बाद एक आप कह सकते हैं कि इसके बाद एक टर्म है आपकी लोकेटर, और वहां से जो आपकी फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .bin। ठीक है, .bin .bin ये आपका एक्सटेंशन होता है। सो होप कि ये जो एक जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन बस जस्ट यही बनते हैं कि सोर्स फाइल अगर जो क्रिएट होती है उसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है, या आपके लिंकर के बाद जो फाइल आती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैंने इस चीज को डिस्कस किया है। तो और देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, उनमें था एडिटर, असेंबलर, लिंकर, लोकेटर, डिबगर और एमुलेटर। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है मेरा एडिटर। तो एडिटर जनरली होता क्या है, एडिटर क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है आपका। एडिटर आपका सॉफ्टवेयर है या फिर आप कह सकते हैं आपका प्रोग्राम भी है। ये जनरली हेल्प करता है यूजर की कि हम क्रिएट कर सकें फाइल्स जिसमें आपके असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसी फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कुछ एडिटर्स के, कुछ आपको पता भी होंगे, यूज भी किए होंगे। एक वर्ड पैड है, ठीक है, एक नोट पैड है, ये कुछ आपने यूज भी किए होंगे। और उसी के साथ साथ एक और भी होता है, वो उसको बोलते हैं वर्ड स्टार। ये कुछ एडिटर्स होते हैं जो हम एडिटर के एग्जांपल हैं, यूज करते हैं। अब जो सोर्स इसका आपको यूज मैंने पहले बता ही दिया था कि ये सोर्स फाइल क्रिएट करता है आपकी। अब सोर्स फाइल जब क्रिएट करेगा तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है ASM। ठीक है, .asm या ASM ऐसे कैप्स में लिख देता हूं मैं। ये एक्सटेंशन उसको असाइन किया जाता है। उसके बाद जो सोर्स फाइल है वो आपकी प्रोसीड कर दी जाती हैं असेंबलर को। ठीक है, अब असेंबलर के बारे में देख लेते हैं। सो असेंबलर में होता क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लेवल में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको पता है मैंने इंस्ट्रक्शन सेट्स में डिफाइन किया था कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका निमोनिक होते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर सपोज कीजिए आपका कोई इंस्ट्रक्शन है ये MOV BX DX, यानी कि मूव कराना, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया था इंस्ट्रक्शन सेट्स में। सो जिन भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से आप देख लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि क्या करेगा, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, काफ़ी डीपली डिस्कस किया है। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि जो मूव है ये क्या है। तो जनरली यही मेरा निमोनिक्स है। समझ में आई है ये बात। तो मूव जो है रिप्रेजेंट करता है आपके निमोनिक को। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर जनरली एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स को। यानी कि ये क्या है आपका, अगर ये आपका असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स है, इसको ये जनरली कन्वर्ट करेगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स में। ये असेंबलर का आपके वर्क होता है।
और कुछ असेंबलर जो होते हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपने C++ में भी यूज़ किए होंगे, बोरलैंड टर्बो वगैरह, तो इसका भी कुछ इसी तरीके का होता है। वो होता है बोरलैंड टर्बो असेंबलर, इसको PASM भी बोलते हैं। तो ये जनरली एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि असेंबलर का वर्क क्या होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरा लिंकर। अब लिंकर में होगा क्या? लिंकर जनरली एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए मैनी ऑब्जेक्ट फाइल को इनटू वन लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल। यानी कि काफी सारी अगर ऑब्जेक्ट फाइल्स आपकी आ रही हैं लिंकर में, तो उन सबको ये ज्वाइन करके एक लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है। तो जनरली आपको ये बात समझ में नहीं चाहिए यहाँ पे कि लिंकर प्रोड्यूस क्या करता है। लिंकर प्रोड्यूस करता है लिंक फाइल, जिसमें क्या होते हैं, आपके जितने भी आपके कंबाइंड मॉड्यूल्स हैं उन सब के बाइनरी कोड्स होते हैं। जो भी आपके उसने ऑब्जेक्ट फाइल जितनी आई थी उन सबको कंबाइन किया था ना, तो उन सब के बाइनरी कोड्स उसमें होते हैं। और लिंकर जनरली एक लिंक मैप फाइल भी प्रोड्यूस करता है। लिंक मैप फाइल का मतलब क्या हो गया कि उसमें आपके एड्रेस होंगे सभी लिंक फाइल के, तो एड्रेस भी प्रोड्यूस कर रहा है और बाइनरी कोड भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एक्सटेंशन देगा ये वो होगा .exe एक्सटेंशन। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको वर्बली बता दिया है लिंकर का काम क्या होता है। काफी सारी ऑब्जेक्ट फाइल आ रही है लिंकर में, उन सबको ज्वाइन करेगा कंबाइन, और उन कंबाइन करने के बाद में उन सबको एक लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में चेंज कर देगा। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है मेरा लोकेटर। अब लोकेटर क्या है? लोकेटर एक जनरली प्रोग्राम ही है जो यूज किया जाता है आपका असाइन करने के लिए स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ लोकेशन। मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट कोड हमारे क्रिएट हुए थे उन सबको एक स्पेसिफिक एड्रेस देना है या लोकेशंस देनी है मेमोरी में। ठीक है, तो जनरली उनको लोकेट कराएगा। नाम से ही पता लग रहा है ना, लोकेटर मेमोरी लोकेशंस पर उनको लोकेट कराएगा या एड्रेस उनके डिफाइन करेगा, ये लोकेटर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोकेटर है या ये जो प्रोग्राम है ये कन्वर्ट करता है .exe फाइल को आपकी .bin फाइल में। ये आप समझ लें कि .bin फाइल में कन्वर्ट करता है। और bin फाइल में आपका होता क्या है? फिजिकल एड्रेस होता है। ये इसके बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। जनरली कुछ चीज़ तो ऐसी हैं या मोस्टली ऐसी हैं जिनको आप बाय नेम भी अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि लोकेटर जैसे कि लोकेट करेगा एड्रेस को, इसी तरीके से लिंकर लिंक करेगा, असेंबलर असेंबल करेगा, एडिटर, ये सब। लेकिन जनरली आपको जो याद रखना है वो है एक्सटेंशन कौन कौन से ये प्रोवाइड कराएंगे फाइल्स को। तो ये .bin एक्सटेंशन प्रोवाइड कराएगा। अब नेक्स्ट है मेरा डिबगर। ये इंपॉर्टेंट है। डिबगर भी एक जनरली आपका सॉफ्टवेयर टूल ही है जो यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि मतलब स्क्रिप्टिंग में, जैसे हमने कोई जब भी हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं तो स्क्रिप्टिंग में अगर कोई एरर्स होती हैं हमारी, तो जनरली ये डिटेक्ट करता है एरर को। ये ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो एरर्स को डिटेक्ट करता है। किस तरीके से? ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन कोड को। ठीक है, और जो भी कंटेंट्स होते हैं उन कोड्स के उनको ये व्यू करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, और कहीं भी किसी भी स्टेप में आपके एरर होगी तो उसको लोकेट करेगा और जनरली यूजर्स तक उसको पहुंचाएगा। ये आपका डिबगर का काम होता है। तो डिबगर जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो यूजर है वो लोड कर सकता है ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम को इनटू सिस्टम मेमोरी में, या फिर एग्जीक्यूट भी कर सकता है प्रोग्राम को और डिबग भी कर सकता है। जनरली आप कह सकते हैं कि डिबगर में क्या है आपके कि एक में ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट में ही पता लगेगा कि यहाँ पे कोई एरर है। मैं एक एक सिंगल इंस्ट्रक्शन करके भी डिबग कर सकता हूँ, ताकि अगर कोई मेरा लार्ज प्रोग्राम है और किसी एक मॉड्यूल में, किसी एक सब मॉड्यूल में मेरे कुछ प्रॉब्लम है, सब प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहीं पर उसको लोकेट कर सकूं। तो ये जनरली डिबगर में होता है। तो इसमें एक बात और आप ध्यान रख लें कि हम जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, जो मैंने पीछे डिफाइन किए थे रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के, तो जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं या फिर आप कह लें मेमोरी लोकेशंस हैं, इनके कंटेंट्स को भी चेंज कर सकता है डिबगर।
ये आप समझ लें, यानी कि यूजर जो है अगर डिबगर के थ्रू ये भी परमिट करता है कि हम इनके कंटेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये आप इसमें ध्यान रखें। सो आई होप कि डिबगर का एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट ये कह लें कि एक तरीके से जो भी कोई एरर होगी स्क्रिप्टिंग में उसको ये टेस्ट करने के काम आएगा, या फिर एक काफी बड़ा प्रोग्राम है आपका, उसमें अगर कोई इशू है उसको मैंने काफी छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसकी एरर को ये डिटेक्ट करने काम आता है। ये डिबगर है आपका। नेक्स्ट है मेरा एम्यूलेटर। एम्यूलेटर बेसिकली क्या है आपका? एम्यूलेटर यूज किया जाता है टेस्ट और डिबग करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों के, लेकिन किसके? एक्सटर्नल सिस्टम के, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। यानी कि ये भी एक तरीके से वही काम करेगा कि जो एक्सटर्नल आपके सिस्टम है उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन दोनों को ये टेस्ट करने के काम आता है, जो आपका एम्यूलेटर का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कोई सिस्टम हो गया। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में मतलब रैम वगैरह ये सब हम एक्सटर्नली कुछ चिप्स वगैरह भी कनेक्ट करते हैं, तो जो एक्सटर्नली मेरा कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको ये टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। एम्यूलेटर जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें भी जनरली वही होता है कि अगर ये हार्डवेयर है तो इसमें क्या होगा? एक मल्टीवायर केबल्स होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा होस्ट सिस्टम है उसको एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोई सपोज कीजिए मेरा होस्ट सिस्टम है, ये कोई एक्सटर्नल सिस्टम है, एक मल्टीवायर सिस्टम होता है आपका, उसके थ्रू मैं यानी कि होस्ट सिस्टम को मैं जो मेरा एक्सटर्नल सिस्टम है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जनरली ये भी यही इसमें होता है कि हम जो है कि जो मेरा बाहर कोई ये एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ है तो मैं इसके कंटेंट्स को इसमें ये लोड भी कर सकता हूँ, टेस्ट भी कर सकता हूँ, और इसी के साथ साथ जो इसके कंटेंट्स है रजिस्टर्स के, मेमोरी लोकेशंस के, उनको भी चेंज कर सकता हूँ। या सेम जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने डिबगर में डिस्कस किया था कि कोई लार्ज प्रोग्राम है उसको सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके ब्रेक पॉइंट्स अगर मैंने डाल दिए हैं तो उनको इंडिविजुअली भी चेक कर सकता हूँ। तो ये एम्यूलेटर का मेरा वर्क था। होप कि जो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहा है, वैसे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर के कि ये काफी एक बड़ा ही वास्ट आपका एरिया है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पर वर्क करना। इस पर होप कि हम इन फ्यूचर कुछ आपके लिए यूजफुल प्रोग्रामिंग टिप्स ला सकें। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट था, जो कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते थे, हमने उन्हीं के बारे में बात की है। तो होप कि ये जो पूरा लेक्चर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पर, ये आपको क्लियर हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं हमारे चैनल्स के बारे में, और जिन लोगों के लिए भी आप समझते हैं कि यूजफुल है वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक एटलीस्ट जरूर कीजिए। कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें class.flyhigh@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, और रेड बटन को जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज जरूर क्लिक कीजिए। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।